हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वंदना दीक्षित। आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बच्चों ब्रीदिंग में टू पार्ट्स हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के एयर को बॉडी के अंदर लाते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो हमारे एल्वियोलाई में एयर प्रेजेंट होता है उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, तो हम ये कहते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। और जो हमारी बॉडी में जो हमारा गैस प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के बाहर जो एयर एक्सपेल होती है, उसमें भी बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो हम ये कहते हैं कि गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग का टू पार्ट है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब है वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। जो ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन बीइंग में वो अप्रॉक्स 12 to 16 पर मिनट, अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्ट। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही बच्चों जो हम लोग फूड लेते हैं उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन भी टू टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लोअर लिविंग बींग्स में होता है, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग की हम बात कर रहे हैं, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस ऑक्सीजन की हेल्प से ही फूड ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसके लिए ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में अंदर आना ज़रूरी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है उसका बॉडी के बाहर एक्सपेल होना ज़रूरी है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर लाने में हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स हैं। नोज़ में क्या है, टू होल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल के थ्रू ही एयर ड्रॉ होती है लंग्स में। जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो लंग्स तक आती है। जो नॉस्ट्रिल है, ये आप देखिए नोज़ होल देख रहे हैं, नोज़ होल को क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल बोलेंगे। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगी, कहाँ पे जाएगी, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में हेयर प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। तो जो एयर के साथ जो भी माइक्रोब्स हैं या डस्ट पार्टिकल हैं वो यहीं पे नेज़ल कैविटी में ही ट्रैप हो जाएंगे। एज वेल एज जो कभी अगर एयर बहुत ठंडी है तो क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है तो एयर को थोड़ा सा वार्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि बहुत ठंडी एयर हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ नॉस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ है, नेज़ल कैविटी में आई। जो नेज़ल कैविटी है वो एक बोनी प्लेट के थ्रू, दिस इज जो हमारी बक्कल कैविटी से सेपरेट रहती है। यही वजह है कि जिस टाइम हम लोग खाना खा रहे होते, ईटिंग कर रहे होते, उस टाइम भी हम लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा एयर जाएगी कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड पाइप के लिए भी, एयर के लिए भी। फेरिंग्स के थ्रू ही जो हमारी एयर वो आती है ट्रैकिया में। फेरिंग्स में एक स्लिट होता है, एक अपर्चर, स्लिट एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ग्लॉटिस। इसी ग्लॉटिस से एयर जाती है ट्रैकिया में, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। जो ये ग्लॉटिस है, जिस टाइम हम लोग फूड को स्वॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो इस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिससे खाना हमारे एयर पाइप में, विंड पाइप में नहीं आ पाता है। तो यहाँ से पहले एयर आई नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये एयर आएगी ट्रैकिया में, जो एक लॉन्ग ट्यूब है विच इज़ रन डाउन इन द चेस्ट कैविटी। जो नीचे कहाँ पे आ रही है, चेस्ट कैविटी में आ रही है। जो आपके ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है वो क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है। जो हमारा वॉइस बॉक्स है, अपर एंड पे यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट है, जो वॉइस बॉक्स है जो हमारी स्पीकिंग में हेल्प करता है। जो ट्रैकिया है, जब वो चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, जब चेस्ट कैविटी में आते हैं तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। सिंगुलर नंबर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकी। ये देखिए ये ट्रैकिया यहाँ से डिवाइड हो रही टू ब्रोंकी में, जो दोनों कहाँ पे जाएंगे, दोनों लंग्स में जाएंगे।
जो ट्रैकिया यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप, वो डिवाइड हो जाएगी चेस्ट कैविटी में आने के बाद। पहले नेक से होती हुई कहाँ पे आ रही, चेस्ट कैविटी में आ रही है। चेस्ट कैविटी में डिवाइड हो गई 2 पार्ट में, ब्रोंकी में, सिंगुलर नंबर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकी, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रोंकी में ये डिवाइड हो जाएगी। और कहाँ पे जाएगी, लंग्स पे जाएगी, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। लंग्स जो प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। जो लंग्स होते हैं राइट लंग्स और लेफ्ट लंग। जो हमारा लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इधर हार्ट प्रेजेंट होता है। जो लंग है वो हमारे 2 मेम्ब्रेन से कवर है, विस्लर प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो लुब्रिकेट करता है हमारे लंग्स के एक्सपेंडेशन कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। क्योंकि जब इंस्पिरेशन होता है तो हमारा लंग्स एक्सपैंड होता है, जब एक्सपिरेशन होता है तो हमारा लंग होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी वर्क करता है क्योंकि इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जब हमारा ब्रोंकी है जो लंग्स के दोनों लोब में आते हैं, फर्दर और डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स फिर और डिवाइड होते हैं फर्दर, और क्या बनाते हैं, फाइनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। जो फाइनल ब्रोंक्यूल है वो किस में एंड होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वियोलस। जो एल्वियोलस है वो सिंगुलर है, प्लूरल को क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एयर सैक है, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन का बना हुआ, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, सिंगल एपिथेलियल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जो चारों तरफ सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरीज से। हर एक एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो एयर हमारे नोज से नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से कहाँ पे आया हमारा, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग से होता हुआ हमारा आया विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से फाइनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद एयर कहाँ पे आ गया हमारा, एल्वियोलाई में आ गया। एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो उसको सराउंड कर रही हैं चारों तरफ से। और हमारी ब्लड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाई प्रोडक्ट है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो ब्लड में जो हमारा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है और एल्वियोलाई में अमाउंट किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो हमारे एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन कहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाएगा, हमारे एल्वियोलाई में आ जाएगा। इस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लेफ्ट हार्ट में जाएगा, लेफ्ट आर्किल में जाएगा हार्ट के, वहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलाई में आया है वो कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाएगा। तो आपने देखा कि बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, और जो एल्वियोलाई में एयर प्रेजेंट है वो बॉडी के बाहर एक्सपेल हो रही है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है, कैसे हम इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं, इसको आप समझिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म के थ्रू, कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे हो रही है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी थोड़े से कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, मतलब उसके अंदर का स्पेस बढ़ जाता है। आप ये देखिए जो लंग्स हैं वो नीचे की तरफ जो उनका बॉटम में कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, एक डायफ्राम जो मस्कुलर सीट है। और जो हमारे लंग इनक्लोज कहाँ होते हैं, रिब्स में। रिब्स क्या बनाते हैं, रिब्स स्टर्नम और बैकबोन की हेल्प से क्या बनाते हैं, रिब केस बनाते हैं। तो हमारा जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिब केस में प्रेजेंट होता है। और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो डोम शेप होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हमारा जो लंग प्रेजेंट है वो रिब केस में प्रेजेंट है, नीचे की तरफ डायफ्राम है। इस पूरी कैविटी को कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। तो जो हमारे रिब्स होते हैं उनके बीच बीच मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इस प्लेस पे जब इंस्पिरेशन हो रहा है तो सपोज करिए ये आपके रिब्स देख रहे हैं, यहाँ स्टर्नम है, पीछे की तरफ बैकबोन है, यहाँ पे डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, और यहाँ पे रिब केस में आपका लंग्स इंक्लोज्ड है। तो जो हमारे रिब्स हैं, सपोज ये हमारी रिब्स है, यहाँ भी मसल्स हैं और यहाँ पे भी मसल्स हैं, और भी रिब्स हैं, यहाँ भी मसल्स हैं। तो जब मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो इसकी लेंथ इतनी है वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको पुल करेगा, ये रिब्स को पुल करेगा यहाँ पे इधर, और ये जो मसल है यहाँ इसकी भी लेंथ कम होगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये रिब्स को ऊपर पुल करेगा। ठीक है, तो रिब्स कैसे पुल हो रही हैं, इस साइड आउटवर्ड भी पुल हो रही हैं और अपवर्ड भी पुल हो रही हैं।
तो रिब्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। जब इंस्पिरेशन हो रहा है तो हमारी रिब्स ऊपर की तरफ भी आ रही है और कैसा मूव कर रही है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। जब भी आप चाहें तो अपने चेस्ट पे अपना हाथ रख के फील कर सकते हैं, जब डीप ब्रीथ करके, कि आपके रिब्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे रिब्स का मूवमेंट हमारा आउटवर्ड एंड अपवर्ड हो रहा है। देखिए जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम ये देखिए डायाफ्राम है, यहाँ भी मसल्स प्रेजेंट होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, ये हमारा डायाफ्राम नीचे की तरफ पुल होगा। जब नीचे की तरफ पुल होगा तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी का स्पेस और बढ़ जाएगा। एक तो आउटवर्ड और अपवर्ड की वजह से बढ़ रहा है, और साथ साथ में जो डायाफ्राम नीचे आ रहा है उसकी वजह से भी थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जा रहा है। जब भी आप डीप ब्रीथ करें तो एक बार में आप फील करें कि आपके रिब्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, दूसरी बार में आप ये फील करने की कोशिश करिए कि आपके एब्डोमेन में कैसा मूवमेंट हो रहा है। आप फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे एब्डोमेन में कोई चीज़ नीचे जा रही है, और आपके जो रिब्स हैं, जो थोरेसिक कैविटी, वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड आ रही है। तो जैसे ही ये सारे मूवमेंट होंगे, आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे ही चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ेगा तो इसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से कम हो जाएगा, और एयर बाहर से कहाँ आ जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद गैसेस एक्सचेंज होगा। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वापस से हम एयर को एक्सहेल करते, उस टाइम पे क्या होगा, दोबारा से जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से रिलैक्स करेंगी तो हमारी रिब्स का मूवमेंट कैसा होगा, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। जो चीज़ें हमारी आउटवर्ड और अपवर्ड गई थी वापस से इनवर्ड आ जाएंगी एंड डाउनवर्ड आ जाएंगी। और जो डोम शेप, जो आपका डायाफ्राम पुल होने से डोम शेप से समवट स्ट्रेट हो गया था, फ्लैट हो गया था, वापस से डोम शेप होके ऊपर चला जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो जाएगा। अब जो इस कैविटी में, इस चेस्ट कैविटी में जो एयर प्रेजेंट है, वो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एल्वेओलाई में प्रेजेंट है वो बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाएंगे। ये हो रहा है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे जो डोम शेप एयर, जो डायाफ्राम है, वापस से अपने शेप में आ जाएगा और थोड़े से कैविटी का स्पेस कम हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे मैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात भी कर रही हूँ और ये भी कह रही हूँ कि थोड़े से कैविटी में जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी हमारा लंग्स जो है वो बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं होता। एयर का कुछ अमाउंट परमानेंट हमारे लंग्स में रहता है, इनहेल और एक्सहेल करने के बाद भी, जिससे हमारे गैसेस एक्सचेंज के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, इनफ टाइम मिल जाता है, ताकि आराम से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड वेसल से बाहर कहाँ पे आ जाती है, एल्वेओलाई, एल्वेओलाई से हमारी बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाती है। इसलिए कभी भी हमारा लंग्स बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता है। साथ साथ में जो आपने ट्रैकिया में आप देख रहे हैं कि ये रिंग्स शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो ट्रैकिया कभी कोलैप्स ना हो जाए अगर उसमें एयर नहीं प्रेजेंट है उस टाइम पे, इसके लिए क्या होता है, ट्रैकिया में कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कभी उसको कोलैप्स नहीं होने देते इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये था रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये आपका क्या है, जब बाहर आपकी एयर आपके अंदर आ रही है, इनहेलेशन हो रहा है, ये एक्सहेलेशन हो रहा है। आप देखिए कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।